हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन बच्चों के साथ जिनका रिसेंटली अभी सीए फाउंडेशन जून 2022 का रिजल्ट आया है और वो उस रिजल्ट में क्लियर नहीं कर पाए। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट मोर देन द स्टूडेंट्स जो पास हो जाते हैं उनको गाइड करने से ज़्यादा आई थिंक मोर रेलेवेंट होता है वो बच्चे को गाइड करना जो क्लियर नहीं कर पाया। उसका कारण ये है कि जब एक बच्चा क्लियर नहीं कर पाता उसके मन में जिस तरह के ख्याल आने लग जाते हैं, वो जो थॉट प्रोसेस हो जाता है ऑल ऑफ ए सडन, वो बहुत जरूरी है उसको स्टार्टिंग में चेंज करना। और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, क्योंकि कई बार ना 12th क्लास आज तक हमने कभी अब लाइफ में फेलियर देखा नहीं होता, तो पहली बार जब किसी प्रोफेशनल कोर्स में एंटर करे और वहां क्लियर नहीं करे तो उस समय कई बार आपके दिमाग में इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं कि मे बी मैं इस कोर्स के लिए बना ही नहीं हूं। कई बार आप अपने आप को किसी को कंपेयर करने लग जाते हो। तो ये सारी चीजें जो आपके इस समय दिमाग में आ रही हैं उसके बारे में मैं एक एक करके बात करूंगा और सारी वो पॉइंट्स पे भी बात करूंगा जिनको आपको इवैल्यूएट करना है इससे पहले कोई भी डिसीजन लेने का अबाउट हाउ टू प्रोसीड फर्दर। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी बन जाए, मगर प्लीज इस वीडियो को देखिएगा जरूर अगर आप सीए फाउंडेशन के रिजल्ट को क्लियर नहीं कर पाए, और आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो से जरूर हेल्प मिलेगी, ये मैं आपको बोल सकता हूं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अब रिजल्ट से पहले इस नेगेटिव थॉट से डील करना, किसी तरह से आपको इनसे टैकल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला, बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि लाइफ में क्योंकि कभी फेल हुए नहीं, स्कूल में मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं बट फेल कभी नहीं हुए, तो प्रोफेशनल कोर्स पहली बार ऐसा झटका दिलवाता है और जिससे काफी बच्चे मेंटली कहीं ना कहीं एक बार के लिए हिल जाते हैं। मैं खुद बताऊं, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन मैं अपने अर्ली बैच की जीएसटी की क्लास ले रहा था। थोड़ी देर पहले तक मैंने काफी सारे बच्चों को जीएसटी क्लास एंजॉय करते देखा अच्छे से, और थोड़ी देर बाद उन्हीं बच्चों को जब मैंने रिजल्ट के बाद एकदम मायूस देखा, कुछ बच्चों को तो लिटरली रोते देखा, तो वहां पर मुझे एक बार के लिए बहुत बुरा लगा। क्योंकि आप सब ना, आपकी एज 17 18 19 ईयर्स की है, तो जब एक बार पहली बार फेलियर आता है ना, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, उस समय आप अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हो। आपको ऐसा लगने लग जाता है मे बी मेरे में बहुत कमी है। एक चीज आप याद रखिए, जरा इसके बारे में सोचिए। अगर मैं आपको सीए इंस्टीट्यूट का रिजल्ट दिखाऊं, जून 2022 का ये रिजल्ट है, तो रिजल्ट क्लियर कट कह रहा है कि जितने बच्चे इस बार अपीयर हुए हैं उसका 25% बच्चे क्लियर कर पाए हैं। 75% बच्चे ऐसे हैं जो सीए फाउंडेशन क्लियर कर नहीं कर पाए, और ये 75% बच्चे पता है कितने हैं? 93,729, यानी अप्रोक्सीमेटली 94,000 बच्चे हैं जो इस बार रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाए। एक चीज आप देखिए, जब आप इस सीए कोर्स में आए थे, शायद आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया होगा कि ये कोर्स ऐसा कोर्स नहीं है जिसके अंदर आराम से सारे बच्चे 80-90% रिजल्ट आ जाता है। ये रिजल्ट इस बार थोड़ा और कम आया। मैं बोलूंगा अगर अच्छा भी आ जाता तो 30% आता, 70% बच्चे फिर भी क्लियर ना कर पाते। तो आपको अपने आप को ना मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि सूनर और लेटर इस सब्जेक्ट के अंदर, इस कोर्स के अंदर हर बच्चे को कहीं ना कहीं किसी प्रकार का फेलियर देखना पड़ता है। इट्स जस्ट दैट आपने फाउंडेशन लेवल पे देख लिया। बहुत सारे बच्चे हैं जो फाउंडेशन लेवल पे क्लियर कर गए होंगे, उनको शायद अपना पहला फेलियर इंटर या फाइनल लेवल पे देखना पड़े। कुछ बच्चे पहली पहली बार में सारे अटेम्प्ट क्लियर कर जाते हैं, सारे स्टेजेस, उनको इंटरव्यू में रिजेक्शन झेलनी पड़ जाती है, या क्या कहते हैं, जॉब में जाने के बाद वो कोई ऐसी गलती कर देते हैं कि मे बी उनको जॉब छोड़नी पड़ जाए। तो फेलियर एक ऐसी चीज है, मैं आपको कहूं कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा नहीं होगा जिसने फेलियर सम फॉर्म और दी अदर में ना देखा हो। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। इससे अपने दिल को छोटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ये सोचने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप कोई बहुत ज्यादा पीछे हो गए, बाकी बहुत ज्यादा आगे हो गए। यहां पर सीए कोर्स में ना आगे पीछे चलता रहेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका अगर कोई नुकसान हुआ है रियल टर्म्स में, वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है कि आपकी जिंदगी के 3 महीने 4 महीने ज्यादा लगेंगे आपको, विच इफ यू थिंक इज नॉट अ वेरी बिग डील। ये दिमाग पे लोड डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं रहा, मैं सेकंड अटेम्प्ट वाला पर्सन बन गया, वो मेरे से आगे निकल गया, कल कोई ऐसा होगा वैसा होगा। फ्यूचर को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। देयर हैव बीन इन्यूमरेबल एग्जांपल्स जो लोग पहली बार में क्लियर नहीं कर पाए बट आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं। इनफैक्ट मैं कह रहा हूं और दूर मत जाओ, टीचिंग फ्रेटर्निटी में भी इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो पहली बार में क्लियर नहीं करे, दे आर डूइंग मार्वेलसली गुड राइट नाउ। तो आपके फेलियर से आपकी सक्सेस, आपके फ्यूचर पे कोई आंच नहीं आने वाली। अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, मेरा सिर्फ एक नुकसान हुआ है, मेरे 3-4 महीने मुझे एक्स्ट्रा फाउंडेशन पढ़नी पड़ेगी। इस तरह से सोचोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। अपने इस नेगेटिव जोन से
जल्दी से जल्दी बाहर आने की कोशिश करो। अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दो, ये छोड़ दो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है। कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, ये आपकी जर्नी है और हर बंदे की जर्नी ऊपर नीचे अपनी चलती रहेगी। सबसे पहले इस जोन से आना जरूरी है। नेक्स्ट चीज ये है ब्लेम गेम। अब मैं बोल रहा हूं कुछ बच्चे तो इस जोन में चले जाते हैं जहां पर वो अपने आप को ज्यादा क्या कहते हैं ब्लेम करना लग जाते हैं। उनको ऐसा लगने लग जाता है कि मैं कर ही नहीं सकता। कुछ बच्चे उल्टा करने लग जाते हैं, वो भी सही नहीं है। उल्टा क्या करने लग जाते हैं, जब आप क्लियर नहीं करते आप किसी ना किसी पर्सन को अपने दिमाग में बलि का बकरा बनाते हो और आप अपना क्लियर ना होने का सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल देते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के दौरान मैंने देखा कोई बच्चा क्लियर नहीं होता था, वो क्लियर कट बोल देता था क्योंकि कोविड की वजह से मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रहा, तो शायद ये मेरा कारण है फेल होने का। कुछ लोग बड़ा सिंपल क्या करते हैं, जिस भी फैकल्टी से आपने क्लासेस ली, हो सकता है मुझसे ली हो सकता है किसी से भी ली हो सकता है आपने कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो किया हो, आप सीधा सीधा क्या करते हो, उस पर्सन के ऊपर डाल देते हो। आप कहते हो शायद उसने अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पाया, या आप अपने शायद मेरे दोस्तों के साथ मैंने टाइम वेस्ट ज्यादा, मतलब वो दोस्त ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, मेरे घर पे पढ़ने का माहौल नहीं मिला, मेरे घर वाले मुझे कामों में लगाए रखते हैं। ये सारे, मैं छोटे शहर से बिलोंग करता हूं, शायद बड़े शहर वाले पास हो रहे हैं, मुझे रिसोर्सेज नहीं मिले। ये सारी चीजें हैं ना जहां पर अपने ब्लेम को आप अपने से हटाकर किसी और पे डालने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल मत करो। क्योंकि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया है, उसके लिए और छोटे छोटे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मगर प्राइम फैक्टर शायद मेरी कहीं पढ़ाई में, मेरे पढ़ने के तरीके में, मेरी स्ट्रैटेजी में, मेरी मेहनत में शायद कमी रह गई होगी। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं लोगे, जब तक ये एक्नॉलेजमेंट ले लोगे ना, आपका दिमाग सॉल्यूशन पे काम नहीं करेगा। आपका दिमाग समहाउ सिर्फ ब्लेम ढूंढता रहेगा। मैं मानता हूं कि हो सकता है पेरेंट्स को जवाब देने के लिए आपको ये ब्लेम किसी पे डालना भी पड़ रहा हो क्योंकि वो डांट करेंगे, मगर अपने मन में ये रियलाइज करो कि कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपके दोस्त, आपके हालात, आप कौन सी सिटी में रहते हो, ये सब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कहीं हमारे एफर्ट में कमी रह गई, ये रीजन है। ये एक्नॉलेज जब तक नहीं करोगे आगे का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। दोनों चीजें। थर्ड चीज जो आपको करनी है, अब आपको एक इंट्रोस्पेक्शन यानी कि एक एनालिसिस करना शुरू करना है। क्या एनालिसिस करना शुरू करना है, एक बार अपनी जिंदगी के कुछ पुरान मतलब 3-4 महीने रिवाइज करो और अब एनालाइज करो वो क्या कारण है जिनकी वजह से आप क्लियर नहीं कर पाए। इसके अंदर मैं आपको एक चीज बोलूं, सबसे पहले तो क्या करो, आपके जो 4 पेपर हैं उनमें से जो 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव वाले हैं यानी कि लॉ वाला और अकाउंटेंसी, आप उसके अंदर अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगा लो। सर्टिफाइड कॉपीज ना अक्सर वो बच्चे मंगाते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स शायद 39 आए हैं, मैं वेरिफिकेशन करा लूं तो बढ़ जाएंगे। सर्टिफाइड, मैं कह रहा हूं मोर देन मार्क्स बढ़ना उसकी उम्मीद तो साइड रखो, वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। सर्टिफाइड कॉपी एक बहुत अच्छा तरीका है, आईसीआई ने, राइट टू इंफॉर्मेशन ने आपको जो दिया है, जिसके तहत आप अपनी आंसर शीट देख सकते हो कि आपने उसमें क्या मिस्टेक करी है। बहुत सारे बच्चों का फेल होने का कारण ये होता है, वो लॉ में सोच के आए होते हैं मैंने 70-80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, मैं पास हो जाऊंगा, मार्क्स आए 30s में। अब वो कहते हैं आईसीआई ने जानबूझ के मार्क्स काट लिए होंगे। जब आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी मंगवाओगे, सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करोगे, आपने क्या आंसर लिखा है और सजेस्टेड आंसर क्या है, वहां पर आपको गलती महसूस होगी कि भाई मैं सोच रहा था ये आंसर सही है मगर इसमें तो अलग ही कहानी चल रही है। आई नो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में सर्टिफाइड कॉपी मंगाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वहां पर वो एमसीक्यू की सिर्फ ओएमआर शीट दे देंगे, क्वेश्चन पेपर ही नहीं होगा। तो पेपर नंबर 1 और 2 में सर्टिफाइड कॉपी जरूर मंगवाइए। सेकंड चीज आपको ये एनालाइज करना है, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके या वो कौन से टॉपिक्स हैं आपके जिनकी वजह से आप फेल हुए। आपको रियलाइज करना पड़ेगा, मेरी इकोनॉमिक्स वीक है, मेरी अकाउंटेंसी वीक है, मेरी मैथमेटिक्स वीक है, मेरा लॉ वीक है, मेरा बीसीआर वीक है। लॉ वीक है तो लॉ में कौन सा एक्ट वीक है, ये आपको अपने आप को बताना पड़ेगा। आपको कोई बता नहीं पाएगा, आपको डिस्कस करके गाइडेंस शायद फिर भी कोई आपको दे दे, मगर आपको एक बार खुद रियलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मैं बतानी भूल गया, सर्टिफाइड कॉपी अगर आपको ये पता नहीं कैसे मंगवानी होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल दिया, उसमें मैंने सर्टिफाइड कॉपी मंगवाने का मेथड बता रखा है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। तो अगली चीज आपको ये टॉपिक रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे आपने प्रॉब्लम एरियाज, ताकि अगली बार आप प्रॉब्लम एरियाज पे काम करो। तीसरी चीज आपको ये देखनी पड़ेगी कि आपकी वीकनेस कहां पर है। वीकनेस मतलब कि ऐसा है कि आपने कॉन्सेप्चुअली ही चीजों को समझा नहीं है। जब आप ये एनालाइज कर रहे हो कि भाई मुझे तो कॉन्सेप्चुअली समझ में नहीं आया, मैं तो पढ़ के नहीं गया था,
मैं तो ऐसे ही चला गया था, मेरे को वो चैप्टर समझ में नहीं आया, वो सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आया। या दूसरा किस कारण हो सकता है, आपको कॉन्सेप्ट में तो मोरलेस क्लैरिटी है बट आपकी रिवीजन में कमी है, या फिर आपकी रिवीजन में भी कमी नहीं है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस में कमी है। तो ये रियलाइज करना जरूरी है। क्यों रियलाइज करना जरूरी है? अगर आपके कॉन्सेप्ट में कमी है तो आपकी आगे बढ़ने की स्ट्रेटेजी कंप्लीटली डिफरेंट होगी। और अगर आपकी कॉन्सेप्ट में कमी नहीं है, आपकी रिवीजन या अटेम्प्ट करने वाली चीज में कमी है, तो स्ट्रेटेजी अलग होगी। तो फोर्थ स्टेप में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं, हाउ टू स्टार्ट फ्रेश। पहले अगर आपने अपने साथ ट्रूथफुली एनालिसिस किया और आपको ये लगा नहीं यार मेरे तो कॉन्सेप्ट वीक है, मेरे को मैथमेटिक्स ढंग से आती ही नहीं है, मुझे लॉ ढंग से आती नहीं, मुझे इकोनॉमिक्स में ये चीजों में आती नहीं है, तो यहां पर भाई आपको फिर से एक तरह से फ्रेश तरीके से पढ़ना पड़ेगा और अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा। इस प्रोसेस के दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई क्लासेस की जरूरत है, आपको मैराथन्स की जरूरत है, तो उन्हें देखो। इनफैक्ट क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार कोशिश खुद करते हैं, पहली बार अपनी क्लासेस को सीरियस नहीं लेते, तो इस बार क्या हम हर अटेम्प्ट में क्या करते हैं, जो बच्चे रीअपियर कर रहे हैं उनके लिए हम अपनी सारी क्लासेस की जो फीस है वो 50% कर देते हैं। तो जिस भी मीडियम में अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्चुअली वीक है, आपको इस बार उसको डिटेल में पढ़ना है, तो आप फ्लैट 50% के बेसिस पर वो क्लासेस ले सकते हैं अगर आपको उसकी जरूरत लग रही है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव सर ये है कि अगली बार आप कॉन्सेप्ट वीक लेके ना चले जाओ क्लास के एग्जाम में, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ये आप एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। अगर आपको क्लासेस की जरूरत है आप क्लासेस कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं कि मेरे कॉन्सेप्ट में कमी नहीं है, कॉन्सेप्ट तो मुझे मोरल समझ में आ गया था, मेरी रिवीजन में कमी रह गई, मैंने ढंग से रिवाइज नहीं किया, या मैंने सिलेक्टिव स्टडी करी। सिलेक्टिव स्टडी का मतलब समझते हो ना, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर करके चले गए, बाकी चैप्टर नहीं करे, या मैंने रिवीजन और स्टडी तो ढंग से करी बट मैंने पेपर ढंग से अटेम्प्ट यानी टेस्ट वगैरह नहीं दिए, इसमें है। तो अब आपको मेन चीज किस चीज पे फोकस करना है, आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है, आपको रिवीजन पे फोकस करना है। आपको ऐसा केस चाहिए कि भाई अब आपको जल्दी से जल्दी वो सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करा दे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। यहां पर बेस्ट तरीका तो है सेल्फ स्टडी करना, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर सेल्फ स्टडी। बट अगर आपको लगता है नहीं यार बहुत समय हो गया, चीजें मेरे दिमाग में नहीं है, तो अगेन इसका सॉल्यूशन हमने ये निकाल रखा है। अगर आपको इससे चाहिए, हमारा फास्ट ट्रैक बैच एक बना रखा है हमने, जो कि टोटल सब्जेक्ट वाइज कहीं पे 50 घंटे, कहीं पे 70 घंटे, इस तरह से। वो फास्ट ट्रैक बैच अगर आप चाहो तो वो ले सकते हो। उस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हम सारी चीजों को क्विकली कवर अप कर रहे हैं। ये आपको तभी करना है जब आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को ना चीजें काफी समय से भूल चुकी हैं। अगर आपको लगता है नहीं मुझे मोरलेस चीजें याद हैं, तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट चीज है। ये आपको एनालाइज करके इसका सॉल्यूशन खुद निकालना पड़ेगा। सिर्फ अंधाधुंध कि मैं क्लियर नहीं करा, अगली बार फिर से सेम स्ट्रेटजी से चल पड़ोगे, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर वाज समथिंग रॉन्ग, उस रॉन्ग वाली चीज को रिकॉग्नाइज करके तभी आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज सारे बच्चे करेंगे, देखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कमी है या रिवीजन में कमी है। अगर आपको कहीं पे इस चीज में गाइडेंस चाहिए, डिस्कस करना है, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूं, ये हमारी टीम का नंबर है, सीमा मैम है, जिनके साथ आप डिस्कस करके ये रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कहां कमी है, एंड बेस्ड ऑन दैट वो आपको सॉल्यूशन जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो गाइड कर देंगी। अब लास्ट में कुछ चीजें, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर हमारी नॉलेज में कमी है या लैक ऑफ रिवीजन ऑफ कमी में है तो हमें कैसे रिकॉग्नाइज करना है। अगली बार एक चीज की कसम खा लो, सिलेक्टिव स्टडी करके एग्जाम में नहीं जाओगे। सिलेक्टिव स्टडी क्या है ना, बहुत बच्चों को आदत होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक करके चले जाते हैं, उसमें से पेपर आ जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये पूछते रहते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। हम भी अपने चैनल पे एबीसी एनालिसिस करते हैं, जहां पे टॉपिक वाइज कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी बोलते हैं। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि कैटेगरी ए के सब्जेक्ट करके टॉपिक करके चलो जाओ, बाकी छुओ ही मत। बेटा भाई ये 60 नंबर का पेपर कर दो, इसमें से पेपर आ जाएगा और आप पास हो जाओगे। सीए के एग्जाम ऐसे नहीं चलते। उन एबीसी एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था, उनका ऑब्जेक्टिव होता था कि आप इस सीक्वेंस में पढ़ो, इस प्रायोरिटी में पढ़ो। बट मैं हर वीडियो में बोलता था कि आपको पढ़ना तो सारा कुछ पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट के एबीसी एनालिसिस की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। बट इस बार आपको एक कसम खानी है अपने आप से और मेरे से भी, कमेंट सेक्शन में ये लिख के बोलना, आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं करके जाओगे। आप हर सब्जेक्ट का मिनिमम 90% सिलेबस कवर करके जाओगे। एंड मेरे से लिखवा लो, जिस दिन आपने ये सिलेक्टिव स्टडी का कीड़ा छोड़ दिया ना, अगली बार आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता।
ये जो अप्रोच है ना, थोड़ा पढ़ के चले जाएंगे उसमें से पेपर आ जाएगा, ये चीज नहीं चलती सीए के एग्जाम्स में। इस चीज को दिमाग में बिठाओ। ठीक है जी। अगली चीज, आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। एंड इट अप्लाइज टू ऑल पेपर्स। मोर इट ग्रेट इंपॉर्टेंस इसके अंदर होती है लॉ और मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स का पेपर 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं मेरे। आप याद करो, क्या आप 100 में से 60 या 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाए थे? और अगर नहीं कर पाए थे, 30 35 40 क्वेश्चन आपके छूट गए थे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी थी, तभी आप 2 घंटे में पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। देयर आर स्टूडेंट्स जो 90 अबव भी लेके आए हैं मैथमेटिक्स में, यानी उन्होंने उन्हीं 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, तभी 90 अबव लेके आए होंगे। वहां पर और यहां पर डिफरेंस क्या है? उन्होंने 101% क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी। बिना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए आप नहीं कर पाओगे। सिमिलरली लॉ के अंदर आप सिर्फ एक्ट पढ़े जा रहे हो, आप प्रोविजंस को समझे जा रहे हो। अरे लॉ लिखना भी तो आना चाहिए। क्या आपने क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करी या नहीं करी? तो इस बार एक चीज गलती मत करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर जरूर करके देखना, कोई भी सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट चीज, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप कुछ भी याद नहीं आ पा रहा आपको कि कहां से स्टार्ट करना है, तो आप हमारा फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं। नहीं तो आगे आने वाले दिनों में हम मैराथन निकालेंगे, बट मैराथन समवेयर आई थिंक दिसंबर में आपके एग्जाम है ना, तो अक्टूबर के महीने में आना शुरू करेंगे। तो अभी के लिए अगर आपको लगता है फास्ट ट्रैक बैच से शुरुआत कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वो एक बहुत लंबे समय से जो टाइम गैप होता है, आप चीजें भूल चुके होते हो, वो मोरलेस आपको जल्दी से रिवाइज हो जाएंगी। और लास्ट में, सर मुझे कितनी रिवीजन टारगेट्स करनी चाहिए? मेरे हिसाब से आप 2 रिवीजन भी करो ना आज से। आपके पास अगर देखो, अगस्त के 15 दिन है, सितंबर है, अक्टूबर है, पूरा का पूरा नवंबर, और अभी तक तो दिसंबर में भी हमें पता नहीं आपके पेपर कब होंगे। अगर दिसंबर में भी मिड ऑफ दिसंबर हुए तो नाना करते आपके पास 3.5 महीने से 4 महीने का समय है। आप 2 कंप्लीट रिवीजन बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। डोंट टारगेट मुझे 5 रिवीजन करनी है, 4 रिवीजन करनी है। फलाने सर ने बोला था 5 रिवीजन नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। 2 रिवीजन वाले में भी आप बहुत अच्छे 350 अब मार्क्स ले सकते हो। बट मेन थिंग इज आपकी रिवीजन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब क्या है? जब आप रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 के अंदर पास्ट ईयर आरटीपी वो प्रैक्टिस कर रहे हो, लॉ के अंदर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, इवैल्यूएट करा रहे हो। जैसे कि हम आपको बताया हर बार हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं, इस बार भी डेफिनेटली टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे। दिसंबर में एग्जाम है तो अक्टूबर मिड से आई थिंक या अक्टूबर स्टार्टिंग से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो वो टेस्ट जरूर देना और खुद भी क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस जरूर 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 करना। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन कमियों को आप बैठ के एनालाइज कीजिए। नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचना, औरों से अपने आप को कंपेयर करना, वो इन सारी चीजों से बाहर आकर प्रोडक्टिवली सोचो कि कहां कहां पर आप उसको काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप पर्सनलाइज वे में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो ऊपर इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे रखी है, आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे बता सकते हैं। मैं टू दी एक्सटेंट पॉसिबल आपको वहां पर गाइड करूंगा। और कोई चीज जो मैंने इस वीडियो में मिस आउट कर दी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे भी टिल योर एग्जाम में मल्टीपल वीडियोस, ऑलमोस्ट मैंने सोचा है हर वीक के अंदर 2 या 3 वीडियोस तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मैं आपको मिलता रहूंगा। तो आगे की वीडियोस में भी जो भी आपके डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे बता दीजिए, उस पर मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट व्हाट आई वांट इज फॉर यू नॉट टू वेस्ट एनी टाइम, नॉट टू रिपीट द सेम सेट ऑफ मिस्टेक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू एडिशन मिली है तो प्लीज अपने उन सारे फ्रेंड्स का इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिनको आपको लगता है इस वीडियो से कोई ना कोई फायदा मिलेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।